अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 2020 माह टीईटी के 2020 साइकोलॉजी इस पर्चे के सवाल नंबर 61 80 इन सवालों को देख चुके हैं, इसका तज्जिया भी देख चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 81 था सवाल नंबर 90 इन 10 सवालों का तज्जिया देखेंगे और इंशाअल्लाह आप लोगों को इसका तज्जिया पसंद भी आएगा। तो सवाल नंबर 81 है, नौज़ायदा बच्चों के कुछ अफ़आल मुनक्सा और एहतमाली अमाल ज़ैन में दिए गए हैं। उनके जो एहतमाली अमाल मतलब प्रोबेबल फंक्शंस जो होते हैं, बच्चा बोल नहीं सकता, इसलिए वो इशारों और अलामतों के ज़रिए या अपने अफ़आल के ज़रिए अपनी बात पेश करता है। तो वो जो अफ़आल है, कौन से अफ़आल के लिए किस तरीके से वो एक्टिविटी करता है या अफ़आल मुनक्सा करता है, ये हमको जवाब देना था। तो यहाँ पर फ़िजाई मुनाक्सा जो है, जिसका काम होता है मतलब हैरान होने वाला अमल, ये कब करता है? वो जब अपने आप को उसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, डिफेंस की ज़रूरत होती है, तो तब करता है। वो तैराकी मुनाक्सा जो है वो खतरा टालने के लिए, मतलब हाथों वगैरह की जो हरकत होती है उसकी, वो अपने ऊपर आने वाले खतरे को टालने के लिए करता है। उसके बाद गर्दन हिलाने वाला जो अमल करता है वो ग़िज़ा नोशी के लिए करता है। और चौथा जो है कदम रखना, यह खुद किफ़ालत से ताल्लुक़ रखता है, सेल्फ डिपेंडेंस से ताल्लुक़ रखता है कि बच्चा जब चलने लगता है सेल्फ डिपेंडेंस होता है वो। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि फ़िजाई मुनक्सा का ताल्लुक़ तहफ़्फ़ुज़ से है, तैराकी मुनक्सा मतलब हाथों वगैरह की हरकत का ताल्लुक़ जो है ये खतरा टालने से है, गर्दन हिलाने का ताल्लुक़ ग़िज़ा नोशी से है और कदम रखने का ताल्लुक़ खुद कफ़ालत से है। तो यहाँ पर हम 81 का ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब होगा। 82 लिसानी माजूरी मतलब डिसलेक्सिया, जो पढ़ने से मुतालिक जो बीमारी होती है उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। लिसानी माजूरी रखने वाले तलबा से मुंसलिक दर्ज झैल से कौन सी बात नामुनासिब है? लफ्ज़ याद करना या मुश्किल होना, ये इसका ताल्लुक़ हमारी डिसलेक्सिया से नहीं होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया में पढ़ने से मुतालिक मसला पैदा होता है। अददी तरतीब में गलती करना ये डिसकैलकुलिया में आता है, इसका ताल्लुक़ भी जो है ये लिसानी माजूरी से या पढ़ने की माजूरी से नहीं होगा। गैर ज़रूरी हरूफ जोड़ना, ये जो आँखों की माजूरी होती है इसमें होता है। और कागज़ पर तवज्जो मरकूज़ कर सकता है, लेकिन बाएं से दाएं जानिब पढ़ना मुश्किल होता है। पढ़ने की जो मुश्किल है यहाँ पर होती है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 होगा ये सही जवाब होगा। और इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, मतलब पढ़ने के मुतालिक जो बीमारी होती है। पिट्यूटरी गुदूद से खारिज होने वाली रुतूबत का तनासुब, पिट्यूटरी गुदूद से खारिज होने वाली रुतूबत का तनासुब बढ़ने से क्या होता है? तो जो हमारे गुदूद है और उनसे जो खारिज होने वाली रुतूबतें हैं या गुदूद का असर हमारी जिस्मानी सेहत पर किस तरह होता है, इसके ताल्लुक से जल्दी इंशाअल्लाह आपके सामने एक वीडियो होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, जिस्मानी साख्त में गैर मामूली इजाफा होता है। पिट्यूटरी गुदूद से खारिज होने वाली रतूबत का तनासुब अगर बढ़ जाए तो हमारी जिस्मानी साख्त में गैर मामूली इजाफा होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही होगा। मुंदरजैल किस बयान से तदरीस की खुसूसियत नज़र आती है? तदरीस से ये लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया था, लेकिन ये जो सवाल था एक्चुअली लर्निंग से मुतालिक था, आमोजिश से मुतालिक था कि आम जानदारों में आमोजिश यकसा होती है। तो ये तो हम अंदाज़े आसानी से समझ सकते हैं कि हर जानदार की आमोजिश की सतह ये मुख्तलिफ होती है, तो यकसा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। दूसरा, तवील मुद्दती मश्क ना करने पर भी वो बातें याद रहती है। तो हमको मालूम है कि आमोजिश की जो खुसूसियत है उसमें एक इयादा भी एक चीज़ है कि इयादे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तवील मुद्दत तक मश्क ना करें तो बातें हम भूल सकते हैं। तो ये दूसरा बयान जो है तदरीस से ताल्लुक़ ये है। तीसरा, आमोजिश की वजह से तफ़हीम होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आमोजिश की वजह से होती है। आमोजिश जल्द होने वाला अमल है नहीं, बल्कि आमोजिश जो है ये बहुत ही आसानी से होने वाला अमल है। तो ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये तदरीस की खुसूसियत को ज़ाहिर नहीं करते, मतलब अपोजिट खुसूसियत बताई गई है कि पहली बात जो है आम जानदारों में आमोजिश यकसा होती है, बल्कि ऐसा नहीं कि हर जानदार की आमोजिश अलग अलग होती है। तवील मुद्दती मश्क ना करने पर भी वो 2 बातें याद रहती है, तो ये भी बात नहीं है, बल्कि हमको यादी की ज़रूरत है। और आमोजिश ये जल्द होने वाला अमल नहीं है, बहुत ही इसकी रफ्तार सुस्त भी हो सकती है, तेज़ नहीं होती है। इसलिए हम
اس کی جو صحیح چیز ہے وہ آموزش کی وجہ سے تفہیم ہوتی ہے، آپشن نمبر 3۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، آموزش کے لیے ذیل میں کون سا بیان نامناسب ہے؟ آموزش کی جو خصوصیات ہے وہ ہم نے دیکھے تھے اس سے پہلے بھی کہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اس کے ذریعے آموزش کی وجہ سے برتاؤ میں جو ہے مستقل نوعیت کی تبدیلیاں ہونا متوقع ہے۔ یہ بات صحیح ہے، جب بھی آموزش ہو تو جو تبدیلی آئے برتاؤ میں یہ مستقل نوعیت کی ہونا چاہیے۔ دوسرا، قدرتی تبدیلیوں کو بھی آموزش کہا جا سکتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آموزش کا اور اس کا تعلق نہیں ہے، تبدیلی ضروری ہے، آموزش سے تبدیلی ہوتی ہے، لیکن انسان وہ تبدیلیاں خود حاصل کرتا ہے، قدرتی نہیں ہوتی ہے۔ آموزش جان بوجھ کر عمل میں لائی جاتی ہے، آموزش اچانک نہیں ہوتی۔ آموزش کے لیے ہمارا فعال ہونا، تیار ہونا، اس کام کے لیے سیکھنے کے لیے تیار ہونا بہت ضروری ہے، تو جان بوجھ کر کیا جانے والا عمل ہے، اچانک میں یہ عمل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہمارا ریڈینیس بہت ضروری ہے، آمادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تجربات سے ہونے والی برتاؤ کی تبدیلیوں کو آموزش کہہ سکتے ہیں، یہ بھی بات بالکل صحیح ہے کہ تجربات کی وجہ سے جو ہمارے سابقہ تجربات ہوتے ہیں اس سے ہم سیکھتے ہیں، ہمارے برتاؤ میں تبدیلی آتی ہے، برتاؤ میں تبدیلی یعنی آموزش۔ تو آموزش کے لیے جو کون سا بیان نامناسب ہے یہ سوال پوچھا گیا تھا، تو قدرتی تبدیلیوں کو بھی آموزش کہا جا سکتا ہے، یہ بیان نامناسب ہے کیونکہ، اور اس کے علاوہ بھی آموزش کی کچھ خصوصیت ہے، جیسے آموزش مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، آموزش ترقی کی سمت میں جاری رہنے والا عمل ہے، تعمر جاری رہنے والا عمل ہے، آموزش کے لیے ہمارا بامقصد ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہے جو آموزش کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، ذہنی دباؤ کی وجہ سے آموزش پر ناموافق اثرات ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے معلم کو دوران تدریس درج ذیل سے کس بات سے گریز کرنا چاہیے؟ ذہنی دباؤ میں جب بچہ آتا ہے اور خاص طور سے کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنا ہے اور ناکامی مل جاتی ہے، اس وقت بہت زیادہ ذہنی دباؤ بڑھتا ہے، یا پھر معلم اگرچہ ہمدردی کا جذبہ نہ رکھے طلباء کے ساتھ تب بھی ذہنی دباؤ بڑھتا ہے، یا بچے کے گھر کے جو حالات ہوتے ہیں، اس کے خاندان کے جو حالات ہوتے ہیں، اس کا بھی اس کے ذہنی دباؤ پر اثر پڑتا ہے۔ تو تمام چیزیں ہیں۔ اب اگرچہ معلم کو یہ بات نظر آ جائے کہ بچہ جو ہے ذہنی دباؤ میں ہے، اس کی وجہ سے آموزش صحیح نہیں ہو رہی ہے، تو معلم کو کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ مشکل مضمون کو آسان لفظوں میں سمجھایا جائے، کیونکہ پہلی وجہ ذہنی دباؤ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو مضمون ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس لیے بھی اس کے ذہن پر دباؤ بڑھ رہا ہو، تو معلم کو چاہیے کہ وہ آسان لفظوں میں سمجھائے۔ طلباء کو ناکامیابی کو تسلیم کرنا سکھایا جائے، بار بار ملنے والی ناکامی کی وجہ سے بھی ذہنی دباؤ بڑھتا ہے، اس لیے بچے کو طلباء کو ناکامی کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی خوبی اس کے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اس بار ناکامی ہوئی، ہو سکتا ہے کچھ کمی رہی ہو جائے، اگلے بار ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ طلباء کے مسائل کو سمجھا جائے، طلباء کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو معلم نے سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ذہنی مسئلہ ہو، کوئی جسمانی مسئلہ ہو، اس کے گھر کا مسئلہ ہو، اس کے پڑوسیوں کا مسئلہ ہو، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے جس کی وجہ سے طلباء کے ذہنی دباؤ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ طلباء سے زیادہ رابطہ نہ بڑھایا جائے، یہ بات بالکل غلط ہے، معلم کو طلباء کے ساتھ گھل ملنا چاہیے، طلباء سے رابطہ بڑھانا چاہیے۔ یہ جو آپشن نمبر 4 ہے یہ ذہنی دباؤ کے تعلق سے صحیح نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر بلوم ویلوم وغیرہ لکھا ہے کچھ یہاں پہ اس نے، لیکن ڈاکٹر بلوم کے عبوریت حاصل کرنے کے نظریے سے متعلق درج ذیل سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ ہم کو یہاں پہ نامناسب بیان دیکھنا ہے۔ تو ڈاکٹر بلوم نے مہارت کا نظریہ یا عبوریت کا نظریہ پیش کیا تھا، تو اس نظریے میں کچھ اس طریقے ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنی رفتار کے مطابق سیکھنے کے موقع دیے جاتے ہیں، مرحلے طے کیے جاتے ہیں، جب وہ متوقع مرحلہ جب بچہ طے کر لیتا ہے تو اس کی آموزش ہوئی ایسا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آپشنز کہ عبوری آموزش کا تعلق معیاری حوالہ جاتی قدر پیمائش سے ہے۔ قدر پیمائش کے جو الگ الگ میتھڈس ہیں اس میں سے ایک معیاری حوالہ جاتی ایک طریقہ ہے جس کو ہم کرائیٹیرین ریفرنس ایویلیوشن کہتے ہیں، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسری چیز، عبوری آموزش میں ہر متعلم کی قوت برداشت کے لحاظ سے مقاصد طے کیے جاتے ہیں۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ عبوری آموزش میں جو سیکھنے والا ہے متعلم جو ہے اس کی سیکھنے کی رفتار کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی کس طریقے سے وہ سیکھتا ہے اس کو دھیان میں رکھ کر ہی مقاصد طے کیے جاتے ہیں۔ تیسرا، یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے متعلم کو کتنا وقت درکار ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو چونکہ
डॉक्टर ब्लूम ने जो नजरिया पेश किया था उसमें उसने वक्त को अहमियत नहीं दिया था, बल्कि महारत को अहमियत दिया था। कितना वक्त लगा ये नहीं देखा। जबकि जैसे कि हम हमारे अरबी मकातिब में पढ़ते हैं तो हर एक अपने अपने हिसाब से उसकी रफ्तार से सीखता है। कोई कायदे पे होता है, कोई कुरान सीखता है। बच्चों का दाखिला एक ही वक्त में होता है, लेकिन अपने अपने रफ्तार से बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेथड है मकतब में जो हमारे पास होता है अरबी मदारिस के, वो डॉक्टर ब्लूम के तरीके का होता है कि वक्त नहीं देखा जाता कि कितना वक्त लगा, बल्कि ये देखा जाता है कि उसके अंदर महारत या अबूरियत पैदा हुई या नहीं हुई, कितना सीखा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका ताल्लुक नहीं है, ये नामुनासिब है। ऑप्शन नंबर 4 जो है, जिस वक्त मुतअल्लिम मुतवक्किल मरहला तय करता है उसी वक्त उसकी आमोजिश हुई, ऐसा समझा जाता है। तो ये बात भी सही है। तो डॉक्टर ब्लूम के तरीके में ऑप्शन नंबर 3 जो है ये नामुनासिब बयान है। अगला सवाल देखते हैं कि मौसर तदरीस के लिए तदरीसी गुर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दर्ज झैल में से कौन सा गुर मुनासिब नहीं है? तो तदरीसी गुर जो है ये तदरीसी प्रिंसिपल उसूल है, बल्कि इन्होंने गुर लिखा है लेकिन हम तदरीसी गुर कुछ अलग है। ये तदरीस की जो उसूल है, तदरीस के जो प्रिंसिपल्स बने हुए, ये तदरीस का अमल किस तरीके से होता है, इसके ताल्लुक इससे रिलेटेड ये सवाल है। तो इस सवाल में ऑप्शन दिए गए मुनासिब उसूल नहीं है। पहला है तदरीस मुतअल्लिम मरकूज होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, तदरीस का उसूल है ये भी। दूसरा है मौसर तदरीस में मकासिद पहले से तय किए जाते हैं, ये भी सही है कि जब तदरीस का अमल होता है तो उसमें किन चीज़ों को हमको पढ़ाना है या किन बातों को तलबा तक पहुँचाना है, इसकी मकासिद जो है ये पहले से तय हो जाते हैं। ये सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, हर जगह मकासिद पहले तय होते हैं और उसके हिसाब से नसाब या फिर हमारा सिलेबस वगैरह बनता है और फिर उसके हिसाब से तदरीस होती है। तो इसलिए मकासिद का तयन करना तदरीस के लिए बहुत ज़रूरी है। तदरीस में मुनासिब वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। तदरीस में मुनासिब वसाइल का इस्तेमाल करना ही चाहिए। तदरीस के अंदर ये वसाइल का इस्तेमाल होता ही है। उसके बाद दौरान तदरीस जो इकाइयों को ज़िंदगी से, ज़िंदगी के तजुर्बात से मरबूत करना क्या ज़रूरी है। ये बात बयान बिल्कुल गलत है, क्योंकि तदरीस की जो प्रिंसिपल बनाए गए उसमें से सबसे अहम प्रिंसिपल यही है कि तुलबा जो सीख रहे हैं, तुलबा को जो तजुर्बात दिए जा रहे हैं उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मरबूत होना ही चाहिए। और जो हमारा 2005 का NCF था, नेशनल करिकुलम फॉरम था, उसने सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे जोर दिया था कि तुलबा को जो तालीम दी जा रही है, तुलबा को जो इल्म दिया जा रहा है, उसको उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मरबूत किया जाए। अगर वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मरबूत नहीं होगा तो उसकी ज़िंदगी में उसको से फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये यहाँ पर नामुनासिब बयान है। इसके अलावा भी जैसे तदरीस मुतअल्लिम मरकूज़ होना चाहिए, मकासिद का पहले से तयन होना चाहिए, वसाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा भी तुलबा में आमोजिश के लिए तुलबा को तैयार करना चाहिए। मौलिम की तदरीस कुछ इस तरीके से हो कि वो तुलबा को मुतहरिक करने वाली हो। तुलबा की साबिका मालूमात का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तुलबा की शख्सियत की कदर भी करना चाहिए। पढ़ाते वक्त तुलबा सीख रहे हैं तो वो भी एक शख्स है, उनके अंदर भी शख्सियत है, इसको भी मौलिम में ध्यान में रखना चाहिए। ये भी बातें जो है ये प्रिंसिपल्स में आती है। भले यहाँ पे ऑप्शंस में चीज़ें नहीं थी लेकिन ये भी उसकी प्रिंसिपल है। अगला सवाल है दर्ज झैल से कौन से तदरीसी नमूनों का मकसद तुलबा की खुसूसियत और मख्फी सलाहियतों को तलाश कर नशोनुमा करना और उसके ज़रिए समाजी माहौल और तमाम माहौलियात से तख्लीकी रब्त कायम करने में मदद करना है। तो यहाँ पर जो तदरीस के नमूने हैं, तदरीस के नमूनों के ताल्लुक से इंशाअल्लाह जल्द ही एक वीडियो हम तैयार करेंगे जिसमें हमको तफसील से इसकी मालूमात दी जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये ज़ाती नशोनुमा के तरीके से इसका ताल्लुक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आखिरी सवाल है मखसूस हालात या माहौल से मुताबिक फ़र्द की वक़ूफ़ी, इदराकी, तहरीकी, जज्बाती साख्त में लफ्ज़ी हर की जज्बाती सतह पर जो तब्दीलियाँ होती है उन्हें आमोजिश कहते हैं। आमोजिश के ताल्लुक से जो अलग अलग तारीफ़ात पेश की गई है, जिनमें फ्रेंडसन ने भी की, नॉर्मन एल्सन ने भी की, वुडवर्थ ने, मर्फी, इन सभी लोगों ने की, लेकिन इस तारीफ़ का ताल्लुक जो है वह फ्रेंडसन से है। जो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2020 में साइकोलॉजी इस मजमून से मुतालिक पूछे गए 90 सवालात के 30 सवालात जो थे 61 90 इन सभी का तज्जिया किया और
اس پہ گفتگو بھی کی. تو الحمدللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 2018 میں جو پرچہ ہوا تھا اس میں سائیکولوجی کے جو 30 سوالات پوچھے گئے تھے ان کا تجزیہ کریں گے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گا. خدا حافظ.